एक दूसरी बैंकों की ट्रांजैक्शन पे टैक्स। मिस्टर स्पीकर, मैं समझता हूँ इस बात को खुद भी महसूस किया होगा कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से डिपॉजिट में कितना लॉसेज आए हैं। लोग आधे से ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। ये बैंकिंग को भी लॉस है, ये गवर्नमेंट को भी लॉस है। ये इजी मनी है जो जैसे मैंने कहा कि इससे निकलना चाहिए। इजी मनी की रिकवरी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इससे निकलना चाहिए। ये तबाही हो जाएगी हमारी। ये पाकिस्तान में सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा, करप्शन में इजाफा हो जाएगा। फिर ये बड़े बड़े जो टैक्स रिकवरी के लोग बैठे हुए ये तबाही मचा देंगे। आप मेहरबानी करें, इससे बचें। विद होल्ड टैक्स का मतलब क्या है? विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ही यह है कि हमें अपना इतना पैसा पूरा करो, बाकी जो चाहे आप करो। इससे क्या होगा? आदमी 1 अरब कमाता है, प्रॉफिट उसको होता है, वो शो नहीं करता। विद होल्ड टैक्सेस देखे आपको दिखा देगा मैंने दिया है, अपनी सारी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करता फिरेगा, और हुकूमत के पास कुछ नहीं आया। मैं सिंपल आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूं कि आपकी जो डायरेक्ट टैक्स है, मिस्टर स्पीकर, जो डायरेक्ट टैक्स है ये जाती है ना, ये बहुत बड़ी जाती है कि डायरेक्ट टैक्स है आपकी 1.347.9 ट्रिलियन डायरेक्ट, जिसमें इतना बड़ा सिस्टम आपने बनाया हुआ है। FBR पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं, फाइल 24 घंटा। 1.347.9 ट्रिलियन और इनडायरेक्ट 1.755.8। यानी आपने अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का सहारा लिया, सेल टैक्स का सहारा लिया, एक्साइज टैक्स का सहारा लिया। इन टैक्सेस का सहारा लेके आप अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। विद होल्ड टैक्स भी डाला हुआ है, वो भी है इनडायरेक्ट में। तो अंदाजा करें कि आप फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। आपके जिस्म में जो खून की गर्दिश है वो तो ठंडी पड़ जाएगी भाई, खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए आप सेल टैक्स को फिक्स करते जा रहे हैं। यानी कभी भी फिक्स नहीं होती, आप फिक्स करते जा रहे हैं। इससे सिस्टम, अदारे तबाह हो जाते हैं। इससे कोई आपको तरक्की नहीं मिलेगी। इससे आपको कहीं आपको ये नहीं होगा कि आप कोई बड़ा कारनामा आपका हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूं, हम अपने ज़माने की 2007, 8, 8, 9 में हम जो कस्टम लेते थे 150, सेल टैक्स से 377, एक्साइज 92, टोटल 717। अब आपने सेल टैक्स को इतना बढ़ाया है कि आप 1755 पे ले गए, 700 टोटल में 1755। तो इससे आप क्या काम करेंगे? तो फिर बैठे रहे, सारा सिस्टम आप बना दें कि भाई सब सेल टैक्स में होगा, छोड़ दें, सब पे फिक्स करते जाए, ये सारे बंद कर दें। ये चेयरमैन FBR, तो कलेक्टर्स, तो कस्टम, कमिश्नर इनकम टैक्स, फलाने इंस्पेक्टर, ये क्यों इतनी मेहनत हो रही है?
ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा आसान तरीका है, बैठ के यहाँ फैसला कर लेते हैं। आप लेजिस्लेशन करें, हम आपको वोट दे देंगे, क्योंकि कल किसी की हुकूमत आ जाएगी, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, फिक्स कर देंगे भाई ठीक है, चुप करके बैठ जाओ, इतने पैसे आ जाने हैं। वो आ रहे हैं, आदमी खुशी खुशी से देता जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान का जीडीपी रेशो है, टैक्स रेशो है, वो 10% है टोटली, क्योंकि तकरीबन 29,000 बिलियन का, मेरे ख्याल में 29,000 बिलियन का या 28,000 बिलियन का टोटल जीडीपी, 30,000, मगर लास्ट ईयर का 29,000 बिलियन, उसका रेशो हमारे पास 10% है, जो मैं समझता हूँ कम से कम 15% होना चाहिए, जो 10% है, लोएस्ट है दुनिया में। हमने छोड़ा भी था, कुछ भी था, मगर चला के तो बहुत अच्छा दे दिया आपको, और कर्जा भी कम आपसे लिया, सब कुछ किया, सिस्टम भी बनाया, हर चीज़ करके दे के गए आपको, बेहतर गवर्नेंस करके दे गए आपको, फिर भी हम अच्छे हैं, तनख्वाहें भी हमने बढ़ाई। मैं आपको उसी पे भी आता जाऊंगा। जैसे मैंने अभी पहले ही कहा है कि 18 करोड़ पॉपुलेशन का टोटल 0.7% टैक्स पेयर है, टोटल है ना, तो हमें टैक्स देना चाहिए ना, हमें टैक्स देना चाहिए और हमें टैक्स लेना चाहिए। हम टैक्स देते नहीं हैं, हम टैक्स बचाते हैं, और क्यों बचाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये तो जुल्म है ना। ये टैक्स क्यों बचाते हैं हम, और छुपाते हैं। ये आओ बैठे, जिसके पास है ले आओ भाई, छोड़ो ऑफशोर को, ये पनामा क्यों बना, ऑफशोर की वजह से बना, ऑफशोर नहीं होता, टैक्स नहीं बचता, पनामा क्यों आता बदबख्त पाकिस्तान में, ये पनामा की बीमारी क्यों आ गई पाकिस्तान में, ये बदबख्त बीमारी वहां रहती, वो वहां रहती बीमारी, ये पता नहीं कौन सी आफत हमारे ऊपर आ गई। आप पीर हैं, मखदूम है जी, दुआ पढ़े, बीमारी को भगाएं इधर से, मखदूम साहब चुके हाथ, ये बीमारियां जाएं यहाँ से, ये पाक वतन, पाक साफ वतन, करप्शन से पाक वतन, जमात इस्लामी कहता है करप्शन से पाक पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा, मगर नियतों पे दारोमदार है। सेल टैक्स के सिस्टम में 1,18,000 कंपनियां दर्ज हैं, मगर देते कितने, 15,000 देते कितने, 15,000। ये कसूर मेरा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर का कसूर है, अपोजिशन का कसूर है कि हम नालायक हैं, ले नहीं सकते, हम ले नहीं सकते ना भाई। तो 3 साल से आप बैठे ना, आप मान जाए ना, बैठे, हम बैठ जाते हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गई, चार्टर ऑफ क्या नहीं, ये अभी किस पे आप बैठे हैं, TOR भी बन गए, तो इकोनॉमी TOR बना लेते हैं ना, आजकल TOR का जमाना है, TOR बना लेते हैं इकोनॉमी पे, हाँ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के TOR, और इंशाल्लाह मुत्तफिक कभी नहीं होंगे, ना आप माने ना हम माने, कोई नहीं होगा। जनाब स्पीकर, 9 लाख लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, 9 लाख लोग टैक्स रिटर्न भरते, ये सोचने की बात है। इसको अगर ना सोचा तो कौन सोचेगा, हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे, क्योंकि अपोजिशन
अक्सरियत में बैठी है, आपको सोचना है, वहां तो है नहीं। 9 लाख लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं और 4 लाख आमदन जाहिर करते हैं। 4 लाख, 60% लोग गायब। आओ, जैसे भी कहा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ट्यूआर्स बना लेते हैं। और हाँ जी, शेख साहब उन्हें तकरीर करने दीजिए। तो आप अपोजिशन बनाएगी ना जी, जी इंटरप्ट न करें आप जी, लीडर ऑफ अपोजिशन जी। मिस्टर स्पीकर जी, शेख रशीद साहब को हुकूमत की नज़र से देखना चाहिए, अपोजिशन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हुकूमत की नज़र से देखोगे सारा भरा हुआ है। जनाब, दुनिया की एक सर्वे रफ्तार है, एक रफ्तार, उसकी सर्वे मुताबिक पाकिस्तान में जो टैक्स देते हैं वो हमारे फरसूदा निज़ाम के शिकार हो जाते हैं। उनकी एक एनालिसिस है कि दुनिया में लोग जो टैक्स देने वाले हैं वो एवरेजली 12 मरतबा अदायगियाँ करते हैं और 175 घंटे टोटल उनके सर्व होते हैं। पाकिस्तान में 47 दफ़ा अदायगी लेते हैं, बेचारे जाते हैं, आ जाओ कल आओ परसों आओ, आ जाओ कल आओ परसों आओ तरसों आओ। 594 घंटे सर्व करते हैं। और कैसे आपका निज़ाम ठीक होगा? आपको तो इन चीज़ों का मुझसे ज़्यादा पता है सर। इंशाल्लाह, मगर मानते हैं ना, ऐसा है। ये निज़ाम तभी तो ठीक नहीं है। 3 साल में आप कुछ करते तो आज हम 175 पे उतरने का मुकाबला करते। आप इंजन बनते, हम आपके गाड़े बनते, हम आपके पीछे चलते। वो उसी की कहता। FBR की रिपोर्ट आई थी एक मरतबा कि पूरे मुल्क में 3.2 मिलियन ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनके कई जायदादें, बैंक अकाउंट्स, क्लब की मेंबरशिप, NTN नंबर है, क्लबशिप है वगैरह, मगर उनके पास NTN नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमारे ज़माने में ये तो काम हम ही कर सकते हैं ना। हमने ही ये चीज़ें बनाई, हमने ही निकाला कि ये कितने लोग हैं। आपको निकालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सेल टैक्स में गुजारा है, सेल टैक्स में गुजारा है, मुफ्त में पैसा आ रहा है। हमें तो मेहनत करनी, मजदूर लोग हैं, ढूंढ ढूंढ के ले आए और आपको दे भी दिया कि इतने हैं, मगर आपने कहा छोड़ो जी, क्या पड़ी है, ये सारे अपने ही हैं, गिराइयों से क्या लेना भाई, छोड़ो, अपनों से क्या लेना, रियायत दो। सर अभी तो सर है कुछ थोड़ा, 1 घंटा। हमारे पास नादरा का बेस्ट डेटाबेस है, ये मेरी तजवीज़ है। नादरा का बेस्ट डेटाबेस है, उसका फ़ायदा उठाएं। वो 3.2 मिलियन लोगों को नेट में ले आए, आ जाएंगे। मैं नहीं समझता नहीं आएंगे। और ये भी कह दे कि अगली इलेक्शन में जितने पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका साल में 5 लाख टैक्स नहीं होगा, वो नॉमिनेशन उसका बाहर नहीं होगा। 5 लाख टैक्स देना चाहिए यार। अभी आपकी 3 लाख 4 लाख तनख्वाह हो रही है, तो आपके 5 लाख हो जाएगा। नहीं नहीं, अब आप तनख्वाह बढ़ा रहे, 3-4 लाख रुपए समय तनख्वाह हो रही है, नहीं बढ़ा रहे। किसने? वो तो मेंबरों से पूछ ले ना, वो मेंबरों से पूछ ले। सर, जे टाइम ज्यादा मिले
ना वो तो टाइम इनका अनलिमिटेड है, वो फीड दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। शाह साहब को जब जरूरत, जी आप कब खामोश हुई हैं? मैं आया हूँ मैंने तो जैसे भी भी कहा आपने कि कहा अगर स्पीकर साहब चले गए हैं। जी जी शाह साहब को इंटरप्ट न करें जी, मुझे पता है बहुत अरसे काफी टाइम आप खामोश रहे स्पीकर हैं। साहब जी माफी जी के जी साथ इंटरप्ट आप मुझे कर रहे हैं। नहीं, वो उनको खामोश करवा रहा हूँ मैं उनको खामोश करवा रहा हूँ कि आपको ये फीड डार साहब आपने आपको आपने फीड कर रहे भगवान हैं। से नहीं, डार साहब आपको फीड कर रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि वो उनको जी 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 जारी रखें। जी तो मैंने जैसे कहा कि फिक्स डेस्क करना है तो एफबीआर की जरूरत नहीं है, खत्म कर दो उसको। फिक्स डेस्क टेस्ट को आप खुदारा खत्म करो, ये हमारे ऊपर कलंक का दाग है। ये निकालें किस तरीके से भी, कम करते जाएं, डायरेक्ट टैक्स पे आए, लोगों को उस पर ले जाएं। दुनिया जा रही है, दुनिया टैक्सेस पे चल रही है। हमारे पास तो टैक्स सिस्टम चला जाए तो हम IMF हम बन जाएंगे, वर्ल्ड बैंक हम बन जाएंगे, दुनिया को हम पैसा देंगे, उधार देंगे। ये पाकिस्तान वो मुल्क है। हम किश्ता क्यों लेके जा रहे हैं जी? खुदारा हम छोड़े, तोड़ दे किश्ता। सरकशकोल पुराना हो गया, अब किश्ता है बड़ा। सर PSDP की जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इस साल जो आपने, डॉक्टर साहब ये आपका नहीं है, ये प्लानिंग की कारकर्दगी है, ये प्लानिंग की कारकर्दगी है। नहीं, जो जिसके ऊपर पाऊंगा तो उसे पाऊंगा। 700 बिलियन का PSDP था, उसका खर्चा 482 हुआ। 69% टोटल आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, 69% आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। कैसे हम इतनी छोटी सी PSDP को कंट्रोल नहीं कर सकते? इतने छोटे से अमाउंट को, दुनिया में तो, इंडिया में तो 7000 बिलियन की PSDP है, हम 700 PSDP को हम नहीं कर सकते कंप्लीट, जबकि इतने अदारे हमारे पास पड़े हुए हैं, इतने प्रोजेक्ट हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, उनका इन्फ्लेक्शन हमारे गले में पड़ता जा रहा है। हर साल अगर 3-4% इन्फ्लेक्शन डालो तो 10 साल में वो 40% हो जाएगा। 1 अरब का प्रोजेक्ट आपका 1 अरब 40 करोड़ में चला जाएगा। जैसे आप, मैंने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, वो आपका 37 अरब से शुरू हुआ है, 110 अरब पे जाए ख़त्म होगा। 110 अरब पे आप अंदाज़ा करो कि कितना इन्फ्लेक्शन का मार खा गया, कितना प्रॉब्लम आ गया। वो जो अब आज शुरू भी अभी नहीं होगा। 2014 में आपने 525 रखा, 325 हुआ, 73% आपका काम हुआ। 2013-14 में 425 था, 319 हुआ, 75%। तो इससे क्या फ़ायदा है? हम क्या कर सकते हैं? इसके रखने की पैसे ही आप ये इतने रखें। जैसे मैंने अभी आपको फिगर्स भी दी थी, ये वही फिगर है मेरे पास जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आपका अब जो टोटल PSDP का क्वांटम है वो 4 ट्रिलियन है। 4 ट्रिलियन वो PSDP आपकी 800 है, और 982 आपके पास टोटल प्रोजेक्ट है। किस तरीके से हम अचीव करेंगे? और इसलिए हम जो बेसिक प्रोजेक्ट है, मैं तो आज इस बात पे कहने के लिए भी तैयार हूँ कि सारी PSDP बंद करके अगर आप दयामीर बादशाह दासू पे खर्च करें, हम आपके साथ खड़े हैं। सब बंद कर दें, क्योंकि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि जो दुनिया में खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अगर ये डैम्स हमारे पास नहीं होगा, ये 3 बड़े डैम हमें नहीं होंगे हमारे पास, तो ये पाकिस्तान तबाह हाली पे चला जाएगा, कहत आ जाएगा इस मुल्क में। वाटर रिसोर्सेज पे हमें खर्च करने चाहिए, सारे बंद कर दे। यहाँ से आपकी 20,000 मेगावाट बिजली मिल जाएगी,
सर दासू, बादशाह और बुंजी, ये 20,000 मेगावाट, आपको 4-5 और भी है ना, सारी मिला के 20,000 मेगावाट बिजली का हमारे पास गुंजाइश है। मगर उसका सबसे बड़ा यह है कि आपको रिजर्व मिल जाएंगे। आपको पास इस वक्त पाकिस्तान में, मैं बड़े दावा से वसूख से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आज भी 3 साल पानी का रिजर्व का हमारे पास एरिया मौजूद है। 3 साल पानी हम रिजर्व कर सकते हैं। कितना कहत भी है, हमारे पास पानी मौजूद होगा। हमारे पास अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़मीन दी है, इतनी खूबसूरत इलाके दिए हैं, इतना बड़ा सिस्टम दिया है, हम उसको आज तक अवेल नहीं करते। हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की करे। हम चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत और बड़े मुल्कों में नाम हो। मगर ऐसा भी ना हो कि रहे हम झूपड़ियों में और पहने हम सोना, बच्चे भूखे हों और हम बाहर निकलें तो शहंशाह। जनाब, आपने क्या जरूरत थी 160 अरब का लाहौर हकीमुल्ला अब्दुल हकीम रोड, 160 अरब का 230 करोड़। एक तरफ से N5 है, एक तरफ से M1 है, M2 है। 11 किलोमीटर का डिफरेंस है, उसके बीच से वो जाता है। क्या जरूरत थी? मैं मुखालिफ नहीं हूं, और वो भी इतना महंगा बन रहा है जिसका तस्वुर नहीं है। उसके अंदर में नहीं जाता, उसके तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं माहौल को खराब नहीं चाहूंगा करूं, मगर इतना महंगा आज तक पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। 230 किलोमीटर क्या, ये 175 अरब उठा के आप बादशाह पे चले जाते, आप ऑरेंज ट्रेन के 150 अरब उठा के आप दासू पे चले जाते, आप जो दूसरे आपने ऑयल और कोयल अपना कोल पे प्रोजेक्ट है, ये पैसे ले जाके आप बुंजी पे चले जाते। 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आप अगर ये प्रोजेक्ट ले आए, खुदा की कसम पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम होगा। मगर आपको ये नसीब नहीं, ये किसी को नसीब नहीं। शायद पता नहीं किस आदमी को या किस शख्स को या किस सियासतदान को ये नसीब हो कि ये चीज़ें प्रोजेक्ट बना के पाकिस्तान के बच्चे को खुशहाली दे दे। कोई बच्चा भूखा नहीं मरेगा, कोई बच्चा मकरूज नहीं होगा अगर ये 3-4 प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आ जाए। हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में और तरक्की कर जाएगी, पानी का कहत खत्म हो जाएगा, एनवायरनमेंट आपकी ठीक हो जाएगी, ग्रीनरी आपकी बढ़ जाएगी, सरसब्ज पाकिस्तान बन जाएगा। मगर आप इस तरफ जाते नहीं, आप कहीं और घूम रहे हैं, कहीं और घूम रहे हैं। आप इस तरफ क्यों नहीं आते जहां से सस्ती बिजली मिले, जहां पानी मिले, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिले? मगर आप नहीं आएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। हमने बादशाह को शुरू किया 2009 में, जैसे ही गए वो रुक गया। इस साल फिर आपने रखे 800, वो हमने दिए 10 बिलियन, आप इस साल 20 अरब, इस साल 20 अरब आपने रखे हैं उस पर। तो आपने रखे हैं, वो मुझे पता है, 880 अरब रुपए है, उसका टोटल ही आपने अभी तक 40 या 60 अरब दिए, 60 अरब मुझे जो दिए। अब कहाँ 880 अरब, कहाँ 60 अरब, 15 साल में ही पूरा नहीं होगा। भाई ये सारे पैसे ले जाओ, ट्रांसफर करो, 300 अरब 400 अरब, इतना हो जाएगा कि पानी जमा हो जाएगा। नहीं हुआ। ये ख्वाजा साहब होता तो ये सोलर कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट दिखाता, ये उसके आशर है। ये कायदे आजम सोलर, बेचारा मेरे कायद का नाम है, वो बंद पड़ा है। 12 मेगावाट पाकिस्तान रोशन, ये सर ये कहाँ गया? ये किस मुल्क का पैसा जा रहा, किसका पैसा जा रहा? इस मुल्क के गरीब आवाम का, जिसको 3 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ये कौन सी इल प्लानिंग है? जिसने प्लानिंग की है उसको तो आप सजा दो, पकड़ के सजा दे दो कि ये तुमने क्यों किया भाई। प्राइम मिनिस्टर तो मासूम है, उसको तो पता नहीं था।
उसको तो आपने कहा कि जी ऐसा हो जाएगा, सोलर आ जाएगा, आसमान से बिजली आएगी और मिल जाएगी, ओ हो क्या कमाल हो जाएगा, बल्ले बल्ले, ये बल्ले बल्ले। जनाब ऐसे नहीं होते, इल प्लान गए। सर मैं मानता हूं, गारंटियां किसकी, सूबे का पैसा किसका है जी? हर नोट पे कायदे आजम की तस्वीर है। सूबा आसमान से नहीं आता, सूबे के पास अवाम देता है। मैं अवाम के पैसे की बात कर रहा हूं, चाहे वो पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, गिलगित का है, कश्मीर का है। अवाम की बात करता हूं। जिस नोट पे कायदे आजम की तस्वीर है, उस पैसे की बात करता हूं। वो पैसा हमारा है, इस मुल्क का है, इस मुल्क के गरीबों का पैसा है, चाहे कोई भी दे। ये कह देना कि ये तो पंजाब का है, सूबे का है, नहीं जी नहीं, ये मुल्क का है, पाकिस्तान का है। पता नहीं कितने में लपेटता जा रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुर्बत के नीचे से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को रात दिन कोशिश करके 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की नहीं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। इस तरीके से फिर एक पुअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, सुपर मिडिल क्लास। तो माशाल्लाह आप और हम सबको पता है उस मुल्क में हमारे पास दुनिया में जो रिपोर्ट है, हम दुनिया में 147 नंबर पे खड़े हैं, 147 नंबर पे खड़े हैं। और एजुकेशन में हमारी हालत ये है, जो हमारे पास बजट है, जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, गवर्नमेंट स्कूल में 5 में से 1 बच्चे को तालीम दिलाने के पैसे हम दे सकते हैं। 5 में से 1, जो कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल वायलेशन है। हमें 5 में से 5 को ही देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। मगर हम तालीम को जिस पोजीशन पे रखा है कि वो 4-5 बच्चों में से 1 को तालीम दे सकती है गवर्नमेंट, 4 को नहीं दे सकती। ये स्टैटिक्स है, ये मेरी फिगर्स नहीं है। आज तक ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जिसमें सेहत भी है, ये है, मगर गरीब लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट अगर आया है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो पीपल्स पार्टी ने दिया। हाँ, मैं इसमें मानने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंड चाइल्ड हमारा था, आप उस वक्त वजीर थे, तो थोड़े ताली तो बजा दो, ताली बजा दे। आपने उसको कंटिन्यू किया। हमने टारगेट रखा था टोटल 5 साल के अंदर 80 लाख ख्वातीनों को उसके अंदर लाने का। अभी तक 45,000 लाख है। नहीं छोड़ा था ना, स्टार्ट था ना, 53 लाख है। हमने तो 80 लाख का टारगेट था, 35 पे शुरू किया, आखिर चलना है ना आगे। तो हम एक ही वक्त तो 80 लाख करके फेंकते नहीं पैसे ना। हमने एक आपको फुटप्रिंट दे दिया, आपने 500 बढ़ाए, इस साल आपको कम से कम इसको 2000 करना चाहिए। 2000 रुपए इसमें आपको देना चाहिए, बेवाए। उसके बाद बताए, इसके बाद कौन सा नया ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोग्राम आप लेके आए? आप इंश्योरेंस की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, नारा तो लग गया कायद-ए-आज़म इंश्योरेंस, कायद-ए-आज़म पार्क की तरह। आप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सेहत की इंश्योरेंस की 8 अरब रुपए रखे हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये होगा? क्यों आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये है? आपके देहातों में डॉक्टर्स हैं, आपके देहातों में पैरामेडिक्स हैं, आपके लाहौर का ये अशर है मिस्टर स्पीकर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब, आपका कभी गुजारा हुआ हो, गुजर हुआ हो न हो, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से जेल रोड जब मैंने देखा, वाकई जेल रोड क्या बना है।
आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके से गुजर रहे हैं जब जेल रोड से। मुझे किसी ने कहा, मैंने बड़ी तारीफ की वहाँ, यार कुछ भी है, इन लोगों ने कोई चीज़ तो बनाई है। उन्होंने कहा ये तो चीज़ बनाई है दिखाने के लिए, अगर देखना है तो जिन्ना कार्डो साथ है इसके, इसी रोड पे गेट है, जाके देखो। और मैं वाकई गया, खुदा की कसम, एक दरख्त के नीचे एक आदमी सोया है, उसको ड्रिप लगी हुई है, हार्ट का पेशेंट। आपको कसम है उस रब की, चले जाओ आज ट्रेन पे चढ़ के देख के आओ, वहाँ ट्रेन पे जाओ, कि जब तक उनको तैयारी करने का मौका मिल जाए। उनको पता नहीं था कि मैं आ जाऊंगा। तो आपने 8 अरब रुपए रख दिए। आपकी मैंने खुद वीडियो देखी है कि 2-2, 3-3 आदमी एक बेड पे सोए हुए हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता। चलो, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है? इंश्योरेंस कार्ड देंगे, लोग कहां जाएंगे? किलोमीटर लाइनें पे खड़े होंगे, वो लेंगे मुफ्त की दवा मिल रही है। आप ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं और वहां फ्री दवाएं दें, छोड़ दें इंश्योरेंस को, दवाएं बड़े मिकदार में दें, इतनी दवाएं दें कि जो मेडिकल स्टोर है बंद हो जाए, बंद हो जाए मेडिकल स्टोर अस्पतालों में। और सबसे बड़ी बात यह है, मखदूम साहब, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के अस्पतालों को देखना है कि वहां जाके सिर्फ एक चीज को देख लो जो मैं देखता हूं जाके अपने सक्खर में, वहां मेडिकल स्टोर चल रहा है, इसका मतलब है वहां दवाएं नहीं मिल रही। जिस हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर चले, समझ लो उस अस्पताल में दवाएं नहीं मिल रही हैं और लोग खा रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि वो देते जाकर लिख के आओ, बाहर से ले आओ। आप वो दवाएं दें। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तारीफ नहीं करता, आजकल अस्पतालों का ये हाल है कि लोग मेडिकल स्टोर बंद हो रहे हैं वहां। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, 4 मेडिकल स्टोर से 2 बंद हो चुके हैं। 2 के 10-10 हज़ार की सेल है। अब इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दवाएं इतनी अच्छी सी दवाएं मिल रही हैं लोगों को। तो ये करें आप, 8 अरब रुपए देके जाया हो जाएगा इंश्योरेंस का। हमने भी ये शुरू किया था, आपको याद होगा, जब हमने मीटिंग्स की, बातें की, उन्हें इंश्योरेंस वालों ने कहा जी हम पहुंच ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा है कि हम पैसे ले लेंगे आपसे। अमूर खारजा की बात है, अमूर खारजा तो सबके सामने है। बेहतर है तो इसमें मैं शाह महमूद के लिए छोड़ता हूं कि भाई हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, ये बात कर ले कि हम कहां खड़े हैं। हाँ, वो कर लूंगा, मगर इसमें ये कर लेंगे। मगर देखिए डॉक्टर साहब, आप भी फैसला करें, जिस मुल्क में फॉरेन मिनिस्टर न हो, और 2 फॉरेन मिनिस्टर, वो भी 2 मुल्कों में मुर्गी हराम, आपस में लड़े पड़े हैं। सेक्रेटरी पागल है, बेचारा परेशान हो गया है, कभी वो बजाता है इधर आओ, कभी वो कहता है ये करो, वो कहता है। यानी 2 मुल्कों में, आई एम सॉरी मौलाना साहब नाराज ना हो जाए, अच्छा वो 2 बैठे हैं ना मौलवी साहब, तो जरूर सर, फॉरेन ऑफिस का ये हाल है कि कोई लाइन ड्रॉ नहीं है हमारी, हमें क्या करना है। हालत ये है हमारी। अब बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कुछ मुल्क का भी ख्याल होता है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारा हाल क्या है। अफगानिस्तान के लिए सिंधी में कहते हैं, सिंधी में एक मिसाल है कि जिन लाइ मुआसी वो कांधी न थिया, जिनके लिए मरे थे हम वो कंधा देने नहीं आए। जिन अफगानों के लिए हमने इतना कुछ किया, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कभी हिंदुस्तान के मोदी के साथ, ईरान के साथ मिलके एक इत्तेहाद बना रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। ये क्या हम उनका कसूर है या हमारा कसूर है? मैं समझता हूं ये हमारा कसूर है, हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी वजह से हो रहा है, ये हमारी कमजोर खारजा पॉलिसी की वजह से हो रहा है। उधर बांग्लादेश हमें क्या कर रहा है,
जिसने पाकिस्तान का नारा लगाया दे दो फांसी। ये क्या क्या हमारी खारजा पॉलिसी है? ड्रोन हमले हो रहे हैं, हम कहते हैं और तो मार के दिखा, और तो लगा के दिखा, और आराम के साथ वो करके चले जाते हैं। और कोई आता है, कौन आता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कहाँ से पकड़ा जाता है, किस मिल से पकड़ा जाता है, कोई पता नहीं है। तो अमूर खारजा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसके लिए डॉक्टर साहब आपको याद होगा सीओडी हुई थी। सीओडी में तकरीबन सारी चीज़ें हमने पूरी की थी, 4-5 चीज़ें बच गई थी, जिसमें एक करप्शन के सिलसिले में हमें लॉ बनाना था और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी थी। 3-4 चीज़ें थी। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ये 3-4 चीज़ें बननी थी। वो क्यों नहीं बनी? हाँ, क्यों नहीं बनी? आपका फर्ज था कि आप बंदूक लेके खड़े हो जाते कि ये होना चाहिए। हमने जब करप्शन के लिए लॉ बनाया, तैयार किया, मियाँ साहब ने भी वो देखा, रजा रब्बानी मियाँ साहब के पास ले गए और लॉ देखा, आपने भी देखा, सब एग्री हो गए। ख्वाजा आसिफ ने भी देखा, नहीं ख्वाजा आसिफ था उस वक्त, जायद हामिद शायद आपके साथ था, क्यों में था ना, हार गया था, पता नहीं हार गया था, जीत गया था 2008-9 में। ख्वाजा आसिफ था, काफ थे में वो 2005-2000 उसमें थे ना, 2002 से 2007 तक काफ में थे, परवेज मुशर्रफ के साथ थे शायद। इमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी लगी थी तो नहीं, तारीख है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर। मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है। हाँ वो उस वक्त था, क्योंकि अपने मैं सारे बिल उनको देता था कि ये इसको देख लो बिल, हाँ 13 का। तो ख्वाजा आसिफ ने भी देखा, वो किसी मेहरबान ने वो अड़ गया, इसाक डार साहब के दोस्त थे, वो अड़ गया कि नहीं ये नहीं होगा, शायद इसमें पीपल्स पार्टी को फायदा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ आप बात समझते हैं, इनको पता है। वही इशारा जो मैंने नहीं किया, आपने खुद किया है कि ये कुर्सी, बिल्कुल मैं एग्रीमेंट करता हूँ, ये कुर्सी। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी सैयद खुर्शीद शाह साहब, लीडर ऑफ जनाब स्पीकर, जारी सबसे पहले रखेंगे तो रमज़ान मुबारक हो सबको। आज से यकीनन आज है, कंफर्म क्या तेरी मर्जी है कि पोपरदही वाला तुमने काम करना है। मुबारक हो, अल्लाह ताला हर साल हर मुसलमान को ये मुक़द्दस महीना नसीब करे। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह का ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, अदा करते रहे। तो मैं कह रहा था कि उस वक्त अगर ये चीज़ हो जाती तो आज ये दिन शायद हम नहीं देखते, क्योंकि वो मिल के बनाना था। वो जी हाँ अब बन सकता है, मगर अब उंगलियां उठेंगी। अब उस वक्त में टाइमिंग बड़े काउंट होते हैं मिस्टर स्पीकर, टाइमिंग बड़े काउंट होते हैं हर चीज़ में। ये बड़ी सिंपल कभी कभी लोगों को बताता हूं मैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर हम पहले दिन अनाउंस करते थे रीइंस्टेट करने का, तो उसका रिजल्ट होता जो अभी उसके बाद हमने किया उसका रिजल्ट और आया। तो टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट, उस वक्त करते तो बहुत अच्छा होता, मगर आज करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये सियासतदान एक दूसरे को बचा रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा बनाए, कितना भी ट्रांसपेरेंट बनाए। हाँ, इस मुल्क में बड़े बड़े तजुर्बे किए गए। आपको याद होगा कि एहसाब ब्यूरो बनाया गया, एहसाब ब्यूरो बनाया गया इस मुल्क में, और टारगेटेड एहसाब था। क्यों इस मुल्क में लोगों का एहसाब से एतमाद उठा है? इसलिए उठा है कि टारगेटेड एक एहसाब होता था, और टारगेटेड इस तरीके से एहसाब था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी को ऊपर हाई कोर्ट, उस वक्त की हाई कोर्ट पे प्रेशर डाला गया कि उनको सजाएं दे, और वो चीज़ें पकड़ी गई। वो चीज़ें पकड़ी गई जो डायलॉग आज के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के भी चीफ मिनिस्टर थे, वो चीज़ें पकड़ी गई, कोर्ट में गई। कोर्ट ने ऑर्डर किया, दोनों जजेस घर चले गए, चीफ मिनिस्टर घर नहीं गया, आज भी है। वो टारगेट रिलेटेड एक होता था कि ये बेनज़ीर भुट्टो जरदारी साहब को करना, तो इसलिए लोगों का एतमाद उठता गया। इसलिए लोगों ने कहा कि ये एहतसाब है ही नहीं, ये पॉलिटिकल एहतसाब है, सियासी इंतकाम में तब्दील होता है। और फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन गया, नेब, और वो भी टारगेटेड। और पहली मर्तबा उसका शिकार पीपुल्स पार्टी हुई। पहली मर्तबा कैसे हुई कि 20 MNS को पकड़ा गया और उनको कहा गया कि आप आए वरना आपको इस केसों में डाल देंगे। और जब वो राजी हो गए तो उसको पैट्रियाट बनाया गया। मुहब्बे वतन जो अपनी पार्टियों को छोड़ गए, भाग गए, एहतसाब के नाम से उसको मजबूर किया गया, वो डर गए और मुहब्बे वतन बन गए। तो इस किस्म का एहतसाब इस मुल्क में नहीं चलेगा। तो जरूरत थी उस वक्त इस एहतसाब की कि हम बनाते और ट्रांसपेरेंट बनाते, और आज भी बनाए। बैठते, हम बैठ जाते, सारी पार्टियों की एक एक नुमाइंदगी हो, सही माना में एहतसाब बनाओ, बालातर होके बनाओ, सियासत से बालातर होके बनाओ। मिस्टर स्पीकर, निजकारी की बात मैं एक चलते चलते शॉर्ट करते हुए, डॉक्टर साहब, स्टील मिल है, अपना TIP है या एक दो दूसरे अदारे हैं, उनको 3-3 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलती। आज रमज़ान का महीना है, शुरू हो रहा है। सर
मैं कहना चाहता हूँ कि उनको 3-3 महीनों की मिलती है। अब हर महीने में अगर किसी बंदे को न मिले तो आप बचाए, एक रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, क्या वो बच्चों को ये कहें कि आज रोज़ा रखने के लिए कुछ नहीं है? मैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते से आपसे कह रहा हूँ, बस इंसान के नाते से आप उनको ये अपनी तनख्वाहें पूरी दे दें और कोशिश करें ये अदारे चलाए। स्टील मिल आज भी अगर आज उसको 20-25 अरब रुपए दे के कोई अच्छा सा CEO बिठा दे, मैं कहता हूँ 25 अरब का मुनाफा आपको साल में दे सकती है वो, आज भी, और दिया भी है उसने। वो कहते हैं फिर हट गए आप, नहीं वो कहते फिर हट गए आप। नवीद को CEO बना देते हैं। मिस्टर स्पीकर, ये इकोनॉमिक कंपेरिजन है फॉर लास्ट 5 ईयर। मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, थोड़ी सी आप देख लें इसको। दो 2011-12 में जो था एनवायरनमेंट और वाटर पे था 36.57 बिलियन, और इस साल उस पे है 15-16 पे 18.89 बिलियन, डिक्रीज हुआ है 50%। पॉपुलेशन प्लानिंग पे 5.8 बिलियन था, अब है 3.58, डिक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 50%। नेचुरल क्लाइमेट्स पे 77.9 बिलियन, डिक्रीज हुआ है 57%। एग्रीकल्चर पे 134.45 बिलियन, अब है 68.88 बिलियन, डिक्रीज हुआ है बजट में ऑलमोस्ट 3 टाइम। रूरल डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल 32.97, वो डिक्रीज हुआ है 7.07% और डिक्रीज 3 टाइम। सब्सिडीज जो थी, जो दुनिया दे रही है, दुनिया, हम पता नहीं किस दुनिया में है। जी ऑर्डर इन दी हाउस, राइट पे लास्ट जो बैक बेंचेस शहीद साहब जी 689 जी आप अपनी मेहरबानी करें जरा, वो खत्म लीडर करके ऑपोजिशन बात करें जी, हमें पता है वक्त का। जी मेहरबानी करें आप जी, पढ़ लें जिसने टाइम है जी। जी वो डिक्रीज लीडर होके ऑपोजिशन खुर्शीद शाह 102%। साहब। मैं तो राजी हूँ, इसके बाद कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपको भी मुबारक हो। एक्सटर्नल रिसीप्ट है 2012 में 383 बिलियन, आज है 859.61 बिलियन, इंक्रीज है 124%। डेबिट सर्विसिंग है 1.21 बिलियन, वो है आज है 1.80 बिलियन, इंक्रीज है 50%। फॉरेन लोन्स हैं रीपेमेंट में 187 बिलियन 12 में, आज है 443 बिलियन, इंक्रीज है 137 बिलियन। रीपेमेंट शॉर्ट टर्म फॉरेन क्रेडिट 38.14 बिलियन, आज है 141, इंक्रीज है 270 बिलियन। मिस्टर स्पीकर, ये सारी फिगर्स ऐसी है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये मैं घर से नहीं लाया, ये चीज़ें बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें रियलिस्टिक पोजीशन पर आना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, तनख्वाहें बढ़ी हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हम कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास रिजर्व भी बड़े आ गए। हाँ आ गए, रेमिटेंस है वो भी हमारा ठीक है, हर चीज ठीक है, इकोनॉमी ठीक है, इंडिकेटर्स हमारे ठीक जा रहे हैं, तो उन गरीब लोगों की तनख्वाहें आप क्यों नहीं 10% बढ़ाते हैं? आपने 13 में 10%, 14 में 10%, 15 में 7, आज 10%। हमने जो बिल्कुल बैठे हुए थे, जिनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल हम दिवालिया थे, मुल्क में कुछ नहीं था, खाने के लिए नहीं था, महंगाई थी, तबाही थी, कुछ, हमने पहले साल 20%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 50%, चौथे साल 25%, पांचवें साल 20%, 125% हमने 140% टोटल हमने बढ़ाई
और अगर उनको इंक्रीज करते जाए 140% सैलरीज बढ़ाई और पहली मर्तबा पाकिस्तान के हिस्ट्री में जो तादाद कम से कम इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी, फौज, रेंजर सब मिला के है 70 लाख के करीब है। 70 लाख ख़ानदान थे जिन लोगों ने कहा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के हिस्ट्री में हमने 5 से 6% अपने अकाउंट में सेव किए। हाँ, हमें उसका सिला नहीं मिला, नहीं दिया, पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, बिजली का शिकार हो गए, आरओ का शिकार हो गए, पीआरओ का शिकार हो गए। मगर हमने आज भी, जनाब स्पीकर, ये चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, होती रहेंगी, मगर मैं ये कहता हूँ पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो है अपनी सावरंटी होनी चाहिए। हम इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं चाहते। हम कभी भी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, न कभी सियासी इंतकाम लिया, न सियासी इंतकाम लेते हैं, न हमारी लीडरशिप ने 2008 से 13 तक किसी की सियासी इंतकाम लिया, न किससे ज़्यादती की। हमने सियासत को सियासत समझ के, इबादत समझ के इस मुल्क को चलाया है। हमने कभी भी इस मुल्क में रहने बसने वाले लोगों को हमने ज़ात और पात में तब्दील नहीं किया। हमने अपने जो बड़े बड़े गोल थे हमने वो मुकम्मल किए। हमने माइनॉरिटी को एड्रेस किया, हमने गरीबों को एड्रेस किया, किसानों को एड्रेस किया, मजदूरों को एड्रेस किया, तो इस मुल्क के जो इकोनॉमी थी उसको एड्रेस किया। हमने पाकिस्तान के उन मसाइल को एड्रेस किया जो आम आदमी को थे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अवाम को ये ख्वाब था, जो कायद आज़म ने देखा, कायद अवाम ने देखा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें उन ख्वाबों की ताबीर बन के मिले। और ये ताबीर हम देखना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट देखना चाहती है। इस पार्लियामेंट को हम मजबूत और मुस्तकम देखना चाहते हैं, इस पार्लियामेंट के को ताकतवर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट फैसला करे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो करप्शन है, जो इल्ज़ामात है, वो साफ होने चाहिए, उन पे बैठ के फैसले होने चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पानामा हो या ऑफशोर हो, कोई भी हो, जो भी करप्शन है, जिसने कर्ज माफ करवाए, जिसने कर्ज लिए, पैसे खा गए, सब इस मुल्क में मुजरिम है। वो मुजरिम है जो इस मुल्क का दुश्मन है, जो इस मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करता है। वो भी दहशतगर्द है जो इस मुल्क से करप्शन करता है। उन करप्शन करने वालों को भी मैं दहशतगर्द समझता हूँ, क्योंकि वो गरीब का खून चूसता है, गरीब का जो हक मारता है वो भी दहशतगर्द में आता है, करप्ट शख्स भी दहशतगर्द होता है। तो यही है कि ये पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।